हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मौर्य गेस्ट पेपर्स के इस वीडियो सॉल्यूशंस वाले हिस्से में। मौर्य गेस्ट पेपर्स धनबाद मैथ्स एकेडमी का ही हिस्सा है। अब आप अपने अगले सेमेस्टर्स के प्रिपरेशन के लिए हमारे साथ ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से क्लास कंप्लीट कर सकते हैं। अपना कंप्लीट कोर्स घर बैठे भी कंप्लीट कर सकते हैं। हमारा ऑफलाइन सेंटर धनबाद में चलता है और भी बहुत सारे सेंटर्स है, बट मेन सेंटर जो अपना है धनबाद में ऑफलाइन के लिए है। और ऑनलाइन हम लोग स्पेशली बीबीएम के और वीबी यूनिवर्सिटीज के लिए स्पेसिफिक कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, क्वालिटी एजुकेशन के साथ कंप्लीट कोर्स करवाते हैं। तो चलिए इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। आज हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गॉस एलिमिनेशन मेथड और गॉस एलिमिनेशन मेथड से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। इस मेथड को समझने के लिए बहुत अच्छे से हम लोग एक एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद इस मेथड को डिस्कस करेंगे और उसके बाद इससे रिलेटेड एग्जांपल्स देखेंगे। ध्यान रहे, अगर आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट समझना है तो पूरे इस सॉल्यूशंस को देखना होगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जो आपने क्या पढ़ा है अभी तक क्लास 10th और क्लास 12th में। यहाँ से आपने क्लास 10th में पढ़ा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो भाई क्या होता था वहां पे a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, इस तरीके से जनरल फॉर्म होता था। एग्जांपल्स क्या था कि 2x प्लस 4y इक्वल टू 7, 3x प्लस 7y इक्वल टू -3। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने वहां पे पढ़ा था कि दो इक्वेशन दो वेरिएबल्स। 10th में हमने इस लेवल के क्वेश्चन कर रहे थे। इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस एलिमिनेशन मेथड, इस तरीके से। अब यहाँ पे हमने 12th में क्या पढ़ा था याद है आपको? मैट्रिक्स वाले चैप्टर्स में आपने पढ़ा होगा कि अगर तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल्स में होते थे, चार इक्वेशन चार वेरिएबल्स में भी होते थे, हमने सॉल्व करना सीखा था। याद है कि ये उसका जनरल फॉर्म होता था a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, इस तरीके से होता है जनरल फॉर्म। एग्जांपल्स आप देख सकते हो इस तरीके से। और आपको याद है कि इसको सॉल्व करने के लिए अपने पास एक मैट्रिक्स मेथड होता था, है ना? तो मैट्रिक्स मेथड में हम करते क्या थे कि इस इक्वेशंस को हम लोग चेंज कर लेते थे मैट्रिक्स फॉर्म में, है ना? कैसे करते थे कि यहाँ पे जो कांस्टेंट दिख रहा है आपको, यहाँ कोफिशिएंट 1 है, तो क्या 2 4 1 2 4 1, फिर 2 3 2 2 3 2 3 4 3 3 4 3, और ये वेरिएबल्स x y z, तो इस तरीके से। और इधर आरएचएस में जो है वो यहाँ लिख दिए। अब इसके बाद इस मैट्रिक्स मेथड का यूज करके हम इस वेरिएबल x, वेरिएबल y, वेरिएबल z को फाइंड आउट कर पाते थे। तो हमने क्लास 9 10th में सीखा था कि दो इक्वेशन दो वेरिएबल रहे तो वेरिएबल्स का x और y का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। 11 12th में सीखा कि तीन इक्वेशंस रहे, तीन वेरिएबल्स, चार इक्वेशंस तक भी हमने सीखे थे। अब यहाँ पे हम लोग सीखेंगे एक मेथड्स है गॉस एलिमिनेशन मेथड, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं उसके बारे में। वो क्या बताते हैं कि अगर इक्वेशन n इक्वेशंस हो, n वेरिएबल्स हो, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, सारे वेरिएबल्स का वैल्यू कैसे न्यूमेरिकली फाइंड करेंगे, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। आइए सबसे पहले तो देखते हैं, जैसे इसका जनरल फॉर्म ये था, इसका जनरल फॉर्म ये था, तो आने वाले nth इक्वेशंस nth वेरिएबल्स में जो इक्वेशन होंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होंगे, ध्यान रहे सब लीनियर इक्वेशन है, उसका जनरल फॉर्म क्या होगा। आइए तो सबसे पहला रिजल्ट जो है देखिए ध्यान से कि सिस्टम ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन, ये जो चैप्टर्स ही है आपका सिस्टम ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस, है ना? तो क्या होता है इसमें, जो जैसे इससे पहले भी हम कांस्टेंट a1 b1 c1 यूज कर रहे थे ना, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेशंस हो जाएगा आपके पास, भाई अल्फाबेट तो 26 तक ही है, यहाँ पे n इक्वेशंस के बारे में बात हो रहा है, हो सकता है 27 इक्वेशंस के बारे में बात हो, इसलिए कांस्टेंट और वेरिएबल्स को हम चेंज कर देते हैं। वहां पे x y z वेरिएबल यूज करते थे, यहाँ पे x1 x2 x3 वेरिएबल्स यूज करेंगे। वहां पे कांस्टेंट a b c यूज करते थे, यहाँ पे कांस्टेंट a11 a12 इस तरीके से यूज करेंगे, ताकि कांस्टेंट कभी खत्म ही ना हो, जितना हमें रिक्वायरमेंट हो हम ले सके। तो देखिए क्या होता है a11 x1, a12 x2, a13 x3, ये सब कांस्टेंट है। ये जो a13 है, फिर ये aij, a1n, ये सब कांस्टेंट है। यहाँ पे भी a21 मींस कि सेकंड इक्वेशन का पहला कांस्टेंट, इसलिए ये क्या बताता है सेकंड इक्वेशन का पहला कांस्टेंट, सेकंड इक्वेशन का दूसरा कांस्टेंट, और ये x2 वेरिएबल्स है, सेकंड इक्वेशन का तीसरा कांस्टेंट। इसी तरीके से ith इक्वेशन, तो बीच में कोई ith इक्वेशंस ले रहे हैं, तो ith इक्वेशन का पहला कांस्टेंट, ith इक्वेशन का दूसरा कांस्टेंट, कहां तक ith इक्वेशन का nth कांस्टेंट, और लास्ट में क्या है b1 b2 bi, फिर bn, अंतिम में क्या है nth इक्वेशन का पहला कांस्टेंट, nth इक्वेशन का दूसरा कांस्टेंट, तीसरा कांस्टेंट, nth jth कांस्टेंट, और n इक्वेशन का nth कांस्टेंट। और यहाँ पे क्या होगा xn होगा, यहाँ मिस है आप लोग लिख लेंगे। तो ये जो सिस्टम बना, ये जो जनरल फॉर्म है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यही है अपना जनरल फॉर्म, किसका भाई? बी अ सेट ऑफ n लीनियर इक्वेशन इन n अननोन, इन n अननोन। अननोन कौन कौन है? x1 x2 x3 xj xn, ये सब अननोन है, जिसे हम वेरिएबल्स भी कहते हैं। क्लियर? यहां तक क्या बोला गया? लेट ये जो सिस्टम है बी अ सेट ऑफ n लीनियर, ध्यान रहे n
n लीनियर इक्वेशन इन n अननोन। तो इसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके सभी का वेरिएबल्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए भी बहुत सारे मेथड्स हैं, हम उसमें से एक दो मेथड्स को आज डिस्कस करेंगे, एग्जांपल्स बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे कितने मेथड्स हैं, पहले सबसे पहले समझ लीजिए कि न्यूमेरिकल मेथड कैन जनरली बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, कि इस टाइप के जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होंगे उसको सॉल्व करने के लिए दो मेथड्स हैं। न्यूमेरिक मतलब एक मेथड्स है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, एक मेथड होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। आपको एक बात याद होना चाहिए, क्लास 10th में जो आपने पढ़ा था, यहाँ पे कुछ इस तरीके से पढ़ा था, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, फिर a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता था। तो इसको सॉल्व करने का मतलब ये होता था कि x और y का वैल्यू फाइंड कीजिए और इस तरीके से फाइंड कीजिए कि सेटिस्फाई करे। और ऑब्वियस है सॉल्यूशंस का मतलब ये होता है कि x y का वैसा वैल्यू जो सेटिस्फाई करे। यहाँ पे भी सॉल्यूशन का मतलब वही है कि वेरिएबल्स का वैल्यू फाइंड कीजिए, ऐसा वैल्यू फाइंड कीजिए कि डायरेक्ट मतलब मींस कि वो सेटिस्फाई करे इक्वेशन को। तो अब यहाँ पे जो अपने पास सिस्टम था, जरा ध्यान दीजिए, ये जो अपने पास सिस्टम था, इस सिस्टम में जो वेरिएबल्स है x1 है, x2 है, x3 वेरिएबल्स है, xj वेरिएबल्स है और xn वेरिएबल्स है, ये सारे जो वेरिएबल्स हैं, इन वेरिएबल्स को फाइंड करने के लिए दो मेथड्स हैं। एक मेथड डायरेक्ट मेथड होता है, डायरेक्ट मतलब कि उस मेथड को अप्लाई करेंगे डायरेक्ट आप आंसर लेकर आएंगे। और एक मेथड होता है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट का मतलब कि एक स्टेप अप्लाई किए, आंसर तो मिल गया लेकिन सही आंसर नहीं मिला, फिर उसको और थोड़ा सही करना पड़ेगा, दूसरा स्टेप किए थोड़ा सही हुआ, और स्टेप किए सही हुआ। तो यही चीज यहाँ पे लिखा गया था, क्या भाई, कि न्यूमेरिकल मेथड कैन जनरली डिवाइडेड इनटू टू टाइप। एक होता है डायरेक्ट मेथड, मतलब डायरेक्ट मेथड का मतलब कि इस टाइप के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के आंसर जो होते हैं वो डायरेक्टली आ जाते हैं, ठीक है। और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड, जिसे हम इटरेटिव मेथड भी कहते हैं। आप लोग लिख लीजिए इटरेटिव मेथड, कि इटरेशन परफॉर्म कराते हैं, एक स्टेप में थोड़ा सही गए और स्टेप परफॉर्म कराएंगे तो और सही जाएंगे। आ रहा बस समझ में? तो इस तरीके से होता है। अब डायरेक्ट मेथड में भी ना दो तीन मेथड्स होते हैं। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट मेथड में कौन कौन है, ये चीज पहला डायरेक्ट मेथड में क्या है, मेथड ऑफ डिटरमिनेंट, जो कि हमने जिसे हम क्रैमर्स रूल कहते हैं, ठीक है। क्रैमर्स का स्पेलिंग आप लोग देख लेंगे। तो क्या है मेथड ऑफ डिटरमिनेंट, क्रैमर्स रूल कहते हैं जिसे, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन अपने जो कोर्सेस हमने पढ़ाए हैं, वहां पे हमने इस मेथड को डिस्कस करा है, आप लोग वहां से देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिलेबस में नहीं है मेथड ऑफ ये। अच्छा, और मेथड ऑफ सॉल्यूशन यूजिंग इनवर्स ऑफ द मैट्रिसेस, ये आपने ये भी सिलेबस में नहीं है लेकिन मैंने पढ़ाया है, क्लास 12 में भी आपने पढ़ा होगा। तो ये दो मेथड्स ऐसे होते हैं जिससे आप जैसे ही सिस्टम इक्वेशन मतलब क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा आपको। ये अभी हो सकता है आपको नहीं समझ में आ रहा हो कि डायरेक्ट कैसे मिलेगा और स्टेप्स कैसे अप्लाई करेंगे, चीजों को समझना है, हम एक्सप्लेन करेंगे अभी। अच्छा, उसके बाद देखिए ध्यान से, उसके बाद तीसरा आता है गॉस एलिमिनेशन मेथड एंड गॉस एलिमिनेशन एंड बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन, पूरा नाम इसका ये है, गॉस एलिमिनेशन एंड बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। फिर चौथा है, इसी मेथड को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं तो एक नया नाम बन जाता है, गॉस है, यहाँ पे डी नहीं है जी है, ठीक है, गॉस जॉर्डन मेथड। तो ये दो मेथड्स आपके सिलेबस में है। तो ये आप देख रहे हैं डायरेक्ट मेथड में टोटल 4 होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में और भी बहुत सारे मेथड्स है, बट यहाँ पे आपको 2 पढ़ने हैं आपके सिलेबस में, गॉस एलिमिनेशन एंड बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसे सीधा सीधा हम गॉस एलिमिनेशन भी कहते हैं, और एक होता है गॉस जॉर्डन मेथड, ठीक है। अब ये दो मेथड आपको पढ़ने हैं। और इटरेटिव मेथड या इनडायरेक्ट मेथड जिसे कहते हैं, उसमें होता है दो मेथड्स है यहाँ पे, जैकोबिस इटरेशन मेथड, इटरेशन, ठीक है, TION, जैकोबिस इटरेशन मेथड और गॉस सीडल मेथड। अब एक बात ध्यान देंगे कि यहाँ पे सिलेबस में 4 मेथड टोटल दिए गए हैं आपको पढ़ने के लिए, कौन कौन, गॉस एलिमिनेशन एंड बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन, गॉस जॉर्डन मेथड। तो ये दो मेथड में से एक मेथड एग्जाम में, सॉरी इस 4 मेथड, ये दो यहाँ से और ये दो यहाँ से, इस 4 से एक एग्जाम में आना ही आना है। और पता है बड़ा सिंपल क्या है यहाँ पे, कि अगर आप इस मेथड को समझ जाते हैं, गॉस एलिमिनेशन समझ जाएंगे, तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे तो ये बन जाता है, ये भी समझ जाएंगे आप। अगर जैकोबिस इटरेटिव मेथड समझ जाएंगे तो ये भी आप गॉस सीडल मेथड भी आप समझ जाएंगे, क्योंकि दोनों सिमिलर है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं रिजल्ट आ जाता है। तो बस यही 4 मेथड्स आपको पढ़ने हैं। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे गॉस एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, ठीक है। तो चलिए गॉस एलिमिनेशन मेथड को हम डिस्कस करें, लेकिन थोड़ा सा एक रफली आइडिया देते हैं आपको कि गॉस एलिमिनेशन मेथड में हम लोग करेंगे क्या। देखिए करेंगे क्या हम लोग गॉस एलिमिनेशन मेथड में, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए। इसलिए हम लोग करते हैं गॉस एलिमिनेशन। आपको याद है क्लास 10th में आपने पढ़ा था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए एक एलिमिनेशन मेथड होता था। एलिमिनेशन मेथड में करते क्या थे, जरा चेक कीजिए।
तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड में ये करते थे कि अगर अपने पास इस तरीके से कोई इक्वेशंस है तो हम क्या करते थे, कोशिश ये करते थे कि एक वेरिएबल्स को एलिमिनेट कर दें, है ना। अगर मान लिया जाए कि इस तरीके से कुछ इक्वेशंस है 2x प्लस यहाँ पे 3x, तो इस इक्वेशंस को हम क्या कर देंगे, मान लीजिए इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिए और इसको कर दिए 2 से, ताकि ये 3 जब यहाँ हो तो ये भी 6x बन जाए और ये 2 यहाँ हो तो ये भी 6x बन जाए। 6x में से घटा देंगे, एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा, फिर दूसरे का वैल्यू मिल जाएगा। इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड होता था क्लास 10th में, है ना। तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके का मेथड्स यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे, पर यहाँ पे तो 2 इक्वेशंस तो है नहीं कि आप मल्टीप्लाई करके एलिमिनेट कर लीजिए, यहाँ पे बहुत ज्यादा इक्वेशंस है। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं क्या है कि एक क्या करते हैं जरा समझिए, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल्स को यहाँ पे सिर्फ रहने देंगे, x1 को रहने देंगे और बाकी यहाँ, यहाँ और यहाँ सभी को 0 कर देंगे। ठीक करेंगे कैसे, हम समझाएंगे इस चीज को। क्या किए कि यहाँ पे इसको रहने देंगे, बाकी सबको 0 कर देंगे। फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा कि डायगोनली जाएंगे, डायगोनली समझ रहे हैं ना आप, कि डायगोनली जाएंगे हम लोग, इसको रहने दिए। अब क्या करेंगे, 1 पोजीशन वाले को रहने दिए थे, अब 2 वाले को रहने देंगे और इसके नीचे के सभी को 0 कर देंगे। ये भी 0, मतलब देखिए ध्यान से, इसको रहने देंगे, देखिए यहाँ पे इसको रहने देंगे और इसको और इसके नीचे के सभी को 0 कर देंगे। फिर डायगोनली आएंगे, डायगोनली क्या, इसको रहने देंगे, इसके नीचे के सभी को 0 कर देंगे। फिर आपको पता है कि लास्ट में हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे, लास्ट में हम सिर्फ पहुंचते पहुंचते सिर्फ अंतिम में ANN XN इक्वल टू DBN, यही सिर्फ हमें लास्ट में सिर्फ यही बचेगा, है ना। क्योंकि जब हम डायगोनली सबको 0 करते जा रहे हैं नीचे, तो फिर लास्ट में क्या बचेगा, ये बचेगा और यहाँ से हम अंतिम का वैल्यू निकाल पाएंगे। XN का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको उधर भेज देंगे तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगा, और एक वैल्यू मिल गया तो फिर इसको जस्ट ऊपर में पुट करेंगे, 2 मिल जाएगा, एक मिला हुआ है एक और मिल जाएगा, फिर उस दोनों को ऊपर पुट करेंगे, फिर उसके बाद ऊपर पुट करेंगे। तो इस तरीके से बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन से हमारा टोटल वैल्यूज वेरिएबल्स का मिल जाएगा। तो क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि अपने को क्या करना था, एक को रखे उसके नीचे सबको 0 कर दिए, इसको रखे उसके नीचे सबको 0 किए, इसको रख रहे हैं सबको 0 कर रहे हैं। कैसे करेंगे ये चीज हम लोग, है ना। तो इसी चीज को हम लोग करते क्या, जरा समझिए, एक रफली आइडिया देते हैं हम आपको। मान लेते हैं कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, यहीं पे समझाते हैं हम आपको। जैसे इस तरीके से था अपने पास, देखिए ये क्वेश्चन था ना, यही क्वेश्चंस में हम गॉस एलिमिनेशन मेथड यूज करना सिखाते हैं। करेंगे क्या, सबसे पहले जो क्वेश्चंस होगा, इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्मेट में चेंज कर लेंगे। इसमें क्या मतलब, मैट्रिक्स मेथड में हमें क्या करना है, इसको रख करके इसके नीचे 0 कर लेना है, ये 0 यहाँ पे 0, फिर डायगोनल में इसको रखेंगे इसके नीचे 0, तो अब बचेगा क्या, सिर्फ ये बचेगा, 3 बचेगा, है ना। चेंजेस हुआ रहेगा क्योंकि हम चेंज कर रहे हैं, मल्टी यहाँ 0 करने के लिए कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, तो चेंजेस आएगा, हो सकता है यहाँ 3 ना आए, कुछ दूसरा चीज आ जाए, है ना। तो ऐसा कर सकते हैं। अब जो भी बचेगा तो लास्ट में इसका वैल्यू यहाँ से इक्वेट करके मिल जाएगा, जेड का वैल्यू मिल जाएगा, फिर जेड यहाँ पुट करेंगे तो वाई और जेड मिल जाएगा, फिर इन दोनों को यहाँ पुट करेंगे तो एक्स मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं एलिमिनेशन में क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड एंड बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन में होता क्या है कि एक की मदद से नीचे 0 किए, फिर उस डायगोनल एलिमेंट की मदद से उसके नीचे 0 किए, और फिर बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन से सभी वेरिएबल का वैल्यू मिल जाता है। इसीलिए इसका नाम क्या है, जरा देखिए, इस मेथड का नाम क्या है, गॉस एलिमिनेशन एंड बैक सब्स्टिट्यूशन या बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं हम लोग। तो चलिए इस मेथड को हम लोग सबसे पहले प्रूफ देखते हैं कि इस मेथड में हम लोग करेंगे क्या। सबसे पहले एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगा, उसमें से एक वेरिएबल्स को रखें, फिर उसके नीचे सबको 0 करेंगे, डायगोनल एलिमेंट को रखें उसके नीचे सबको 0 करेंगे, उसी का मदद से फिर दूसरे डायगोनल को रखें उसके नीचे सबको 0 करेंगे, फिर तीसरे डायगोनल को रखें सबको 0 करेंगे। तो ये हो रहा है एलिमिनेशन एंड बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो सभी वेरिएबल्स का वैल्यू मिल जाएगा। ये उम्मीद है कि आप लोग को एक स्ट्रक्चर पता चल गया होगा कि इसमें हम लोग करेंगे क्या क्या। तो 0 करते कैसे हैं पहले मेथड में डिस्कस करेंगे, और ध्यान रहे कि मेथड से आप 100% अगर समझना चाह रहे हैं तो आपको ये मेथड के साथ साथ एग्जांपल्स भी देखना होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग मेथड भी देखेंगे और एग्जांपल्स भी देखेंगे। आइए मेथड को डिस्कस करते हैं हम लोग। चलिए तो मेथड क्या है देखते हैं हम लोग। इस मेथड में क्या होता है मैंने आपको समझाया, उसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि इन दिस मेथड द वेरिएबल फ्रॉम अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आर एलिमिनेटेड। ध्यान रहे क्या बोला गया है, इन दिस मेथड, देखिए इन दिस मेथड द वेरिएबल फ्रॉम अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आर एलिमिनेटेड, कि एलिमिनेट होता है इस सिस्टम में। गॉस एलिमिनेशन मेथड में वेरिएबल्स को एलिमिनेट किया जाता है, कैसे, सक्सेसिवली, लगातार, कि पहले एक फिर नीचे लगातार एलिमिनेट किया जाता है। तो वही चीज लिखा हुआ है कि इन दिस मेथड the variable from a system of linear equation are eliminated successively, ठीक है, and the system of linear equation
इज रिड्यूस्ड टू अपर ट्रायंगुलर सिस्टम। ये अपर ट्रायंगुलर सिस्टम क्या होता है? तो अपर ट्रायंगुलर सिस्टम होता है कि वैसा सिस्टम, इसकी मैट्रिक्स का वैसा सिस्टम जिसमें क्या हो कि डायगोनल के नीचे सभी जीरो हो जाए, डायगोनल के नीचे सारे जीरो हो जाए। इसकी ये होता है अपर ट्रायंगुलर सिस्टम। अपर ट्रायंगुलर सिस्टम में ना डायगोनल के ऊपर एलिमेंट होते हैं, जीरो हो नॉन जीरो हो, ऊपर एलिमेंट होते हैं, नीचे सारे जीरो होने चाहिए, तो इसी को कहते हैं अपर ट्रायंगुलर सिस्टम। तो क्या होता है भाई कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें इस तरीके से वेरिएबल्स को सक्सेसिवली एलिमिनेट करते हैं कि the system of linear equation is reduced to upper triangular system। और एक बार अपर ट्रायंगुलर सिस्टम मिल गया तो लास्ट वाले से एक वेरिएबल मिल जाएगा, फिर उसके ऊपर से दूसरा मिल जाएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरीके से बैक सब्स्टिट्यूशन से मिल जाएगा। तो वही चीज लिखा हुआ है कि बाय विच द वेरिएबल कैन बी डिटरमाइंड बाय बैक सब्स्टिट्यूशन, कि वेरिएबल को बैक सब्स्टिट्यूशन से डिटरमाइन किया जा सकता है। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए, तो ये चीज था। आप एग्जाम में चाहे तो ये लिख भी सकते हैं, ये जो येलो कलर से लिखा हुआ है आप चाहे तो एग्जाम में लिख भी सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से शुरुआत करेंगे कि दिस मेथड डिस्क्राइब एज फॉलोज, कि इस मेथड को इस तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है। तो भाई कैसे डिस्क्राइब करेंगे, ध्यान रहना है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि लेट अस कंसीडर अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। किस तरीके से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसीडर कर रहे हैं कि ax इक्वल टू b, जहां पे a क्या हो सकता है, जो अभी मैंने बताया था ना आपको कि हम लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हो कि a क्या है, मैट्रिक्स का सेट है, x क्या है, वेरिएबल्स का सेट है, और ये क्या है जो राइट साइड कांस्टेंट होता था। तो ax इक्वल टू b हम मान ले रहे हैं, और जहां पे ध्यान रहे अज्यूमिंग दैट कि a का डिटरमिनेंट a क्या था, वेरिएबल्स था, सारे वेरिएबल्स जो सॉरी वेरिएबल्स कह रहे हैं, यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है उस कांस्टेंट के मैट्रिक्स को कहते हैं, ये कांस्टेंट मैट्रिक्स कहलाता है। उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर डिटरमिनेंट जीरो इक्वल टू जीरो होगा तो इसका सॉल्यूशंस पोजेस ही नहीं करेगा, हैव नो सॉल्यूशंस। ये बात ध्यान रखना है। तो ये जरूर है, ये हम अज्यूम करते हैं। आप आगे चलेंगे हम लोग सीखेंगे, एग्जांपल्स में हम एक्सप्लेन करेंगे ये क्यों होता है। तो हमने क्या करा कि लेट अस कंसीडर अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ax इक्वल टू b अज्यूमिंग दैट कि डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू जीरो। आगे बढ़ते हैं। अब भाई इक्वेशन 1 को क्या लिख सकते हैं, तो इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज a11 x1 a12 x2 डॉट डॉट कहा था a1n xn इक्वल टू b1। फिर ये इसी चीज को हम चेंज कर रहे हैं, ax इक्वल टू b को हम मैट्रिक्स फॉर्म में से लीनियर फॉर्म में वापस चेंज कर रहे हैं। आप चाहे तो एग्जाम में डायरेक्ट यही लिख सकते हैं। फिर a21 x1 a22 x2 कहा था a2n xn इक्वल टू b2। इसके बाद क्या, an1 x1 प्लस an2 x2 कहाँ तक ann xn इक्वल टू bn। ये बात आप समझ पा रहे हैं। अगर यहाँ मैट्रिक्स के सेट की बात करें तो मैट्रिक्स में कौन है, a11 a12 a1n, फिर a21 a22 ये मैट्रिक्स में है, वेरिएबल्स कौन है, x1 x2 xn वेरिएबल्स है। आरएचएस में कौन है, b1 b2 bn तक है। आ रहा बात समझ में? आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमने यहाँ पे दिया है क्या, a11 a22 तक ही दिया है, दो ही इक्वेशन स्टार्टिंग में दिया। आप क्या कर सकते हैं, एक और बढ़ा सकते थे, a31 a32 a33 a3n इस तरीके से। ठीक है। अब देखिए इस मेथड में मैंने आपको क्या समझाया था कि इसको हमें पकड़ना है और इसको क्या करना है, इसके मदद से नीचे सभी से एलिमिनेट कर देना है। मतलब यहाँ पे जीरो करना है, इसके जगह इसको डायगोनल को छोड़ करके इसके नीचे सबको जीरो करना है। तो डायगोनल को नीचे जीरो कैसे कर सकते हैं, तो कुछ नहीं, बड़ा ही सिंपल वे होता है। क्या कर देंगे हम लोग कि ध्यान दीजिए कि इसको हम नाम दे दिया है सिस्टम 2, इस इक्वेशन इसको नाम दिया इक्वेशन 1, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 2। अब एक चीज देखिए, हम इसके मदद से नीचे जीरो करना है हमें, फिर इसके मदद से नीचे जीरो करना है, डायगोनल की मदद से उसके नीचे जीरो करना है। कैसे करेंगे, तो बड़ा ही सिंपल है। देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग ये करेंगे कि इक्वेशन इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, पहला इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है, इसको मान लेते हैं कि ये सेकंड इक्वेशन है, और ये मान लेते हैं nth इक्वेशन है। और ऑब्वियस है कि ये सिस्टम 2 है, पूरा मिलकर सिस्टम बनता है। सिस्टम का पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन ये, और ये nth इक्वेशन। अब आते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमें क्या करना है, यहाँ पे जीरो करना है। तो क्या कीजिए, यहाँ पे हम इस तरीके से सबसे पहले ना यहाँ पे 1 बना लीजिए। अब एक दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हो सकता है कुछ ऐसे भी सिस्टम मिले आपको कि यहाँ पे x1 पहला में हो ही ना, ऐसा भी तो होता था ना, याद है क्लास 10th में ऐसा होता था कि x मान लेते हैं कि कुछ ऐसा इक्वेशन आपके पास ऐसा मिल गया, इस तरीके से रहा कि 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 10, और यहाँ पे 2x प्लस 3y प्लस जेड इज इक्वल टू 12। ऐसा भी तो होता था कि किसी में क्या होता है, क्या 0 इंटू एक्स होता है, ऐसा भी होता था। तो इस केस में अगर यहाँ आपके पास अगर क्वेश्चन ऐसा मिले कि यहाँ पे 0 इंटू एक्स रहे, तो हम क्या करेंगे, इसको इंटरचेंज कर देंगे, इसको ऊपर इसको नीचे भेज देंगे। क्योंकि इस मेथड को अप्लाई करने के लिए हमें डायगोनल एलिमेंट पे नॉन जीरो होना ही चाहिए, ताकि हम उसके मदद से नीचे जीरो कर पाए। अगर वो खुद ही जीरो हो जाएगा तो फिर क्या मदद करेगा जीरो करने में।
तो इसीलिए डायगोनल पे नॉन जीरो होना चाहिए। अगर नॉन जीरो नहीं है तो इंटरचेंज करके इसको ऊपर उसको नीचे भेज दीजिए। समझ पा रहे हैं? तो ये अपना यहाँ पे मेथड होगा। चलिए तो अब कैसे इसमें हम आगे बढ़ेंगे देखिए। तो करेंगे क्या, हम यहाँ पे सबसे पहला बात 1 बना लेंगे। ये 1 कैसे बनेगा जी बताइए आप लोग। तो यहाँ पे 1 कैसे बनेगा कि इस सिस्टम 2 में जो पहला इक्वेशन है इस पूरे इक्वेशंस को a11 से डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, a11 की जगह पे हो सकता है 2 हो, तो पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वाले को इससे डिवाइड करेंगे क्योंकि यहीं पे हमें 1 बनाना है और कहीं नहीं। डायगोनल को ही 1 बनाना है मदद लेने के लिए। मदद लेने के लिए क्या करते हैं 1 बनाते हैं। तो कैसे 1 बना सकते हैं, पूरे को इस सिस्टम 2 के पहले इक्वेशन को a11 से डिवाइड कर दीजिए। अगर 2 होगा तो 2 से डिवाइड करेंगे, 3 होगा तो 3 से करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 1 बन जाएगा। और एक बार जैसे ही यहाँ पे 1 बन गया, ध्यान दीजिए, एक बार जैसे ही यहाँ पे 1 बन गया तो 1 बन गया तो क्या होगा, ये तो हट जाएगा। लेकिन इसको 1 बनाने के चक्कर में क्या हुआ होगा, इधर चेंजेस आया हुआ होगा क्या, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे जो भी रहे, यहाँ तो 1 बन गया लेकिन इधर चेंज हो गया होगा। तो इधर क्या हो जाएगा, अब अलग a12 जो पहले था अब नहीं रहेगा, इसको डैश लिखेंगे, a12 डैश, कुछ चेंज हो गया होगा। यहाँ पे भी a1n अब कुछ चेंज हो गया होगा, डैश लिख देंगे, आगे हम बताएंगे कैसे। तो यहाँ तो अब 1 बन गया, मतलब a11 हट गया है यहाँ पे। चलिए हम इसको वापस करते हैं भाई। हाँ ऐसा है अपने पास, यहाँ से मान के चलते हैं कि ये हट गया है। तो जब हट गया हमें यहाँ पे 0 करना था ना, तो कैसे करेंगे, इस 2 में से ये जो 2 अपना दिख रहा है सेकंड इक्वेशन में से 1 को घटा लीजिए, 1 को घटा लेंगे। लेकिन कैसे, कैसे 0 बनेगा, यहाँ पे जितना एक्स्ट्रा है उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, a21 मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर। देखिए जैसे मान के चलते हैं कि यहाँ पे 8x1 है, थोड़ी देर के समझिए, कांस्टेंट की जगह पे 8 है तो 8x1 है और ऊपर में तो 1x1 है सिर्फ। तो हम कैसे 0 कर सकते हैं कि 8x1 में से ऊपर में x1 जो है घटा दीजिए, लेकिन सिर्फ x1 नहीं 8 से गुना करके घटाना होगा तब जाके 0 होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम लोग को करना क्या है कि अगर आपको यहाँ सेकंड में 0 करना है, सेकंड में 0 करना तो क्या करेंगे, सेकंड घटाएंगे, सेकंड को सॉरी सेकंड मतलब इस इक्वेशन को घटाएंगे सेकंड में से, 1 को घटाएंगे, इस फर्स्ट इक्वेशन को घटाएंगे, चूंकि 1 बन चुका है तो 1 को घटाएंगे सेकंड में से, कितना से गुना करके, तो यहाँ पे जो भी है, तो जो कितना है यहाँ पे a21 है। तो यहाँ समझ पा रहे हैं आप लोग, ये क्लियर हुआ या और एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है बताएंगे आप लोग मुझे। तो यहाँ पे हम इस तरीके से कर सकते हैं काम। चलिए तो हम इसको अब रफ करते हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पे आपको a3, यहाँ पे कुछ इस तरीके से रहता a31 थर्ड इक्वेशन, तो यहाँ पे 0 कैसे करते हैं, तो यहाँ पे करने के लिए यहाँ तो 1 है तो कैसे मदद लेंगे, यहाँ पे करते हैं कि 3 को 3 में से घटा रहे हैं, इस 3 में से घटा रहे हैं 1 को, लेकिन 1 में कितना गुना करना पड़ेगा, इस बार थर्ड के पास 0 करना तो कितना गुना करना पड़ेगा, कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो भाई इस पे जो एक्स्ट्रा है तो a31 जो एक्स्ट्रा है तो मल्टीप्लाई करके बराबर कर दीजिए, फिर हटा दीजिए। समझ पा रहे हैं बात, ये क्लियर हुआ ये चीज। तो ये था अपना मेथड। तो अब यही इसी मेथड को हम लोग यहाँ पे एग्जैक्टली मतलब लिखने वाले हैं। तो चलिए हम इसको वापस कर देते हैं, जो जहां पे था यहाँ पे, चलिए हम यहाँ पे वापस लिख देते हैं कि यहाँ पे क्या था, अभी हम यही चीज लिखेंगे। ध्यान रहे कि क्या क्या दो चीज मैंने बताया कि यहाँ पे सबसे पहला 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 है तो इंटरचेंज कर लेंगे, क्योंकि मदद तभी ले पाएंगे जब नॉन 0 होगा। तो सबसे पहला बात यहाँ पे नॉन 0 होना चाहिए, और नॉन 0 रहा फिर डिवाइड करेंगे, 1 बनाएंगे, 1 बनाने के बाद मदद लेंगे, 0 करेंगे। आइए देखिए अगले स्टेप में मैंने यही लिखा है, क्या मैंने लिखा है कि लेट a11 इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए तो यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि पहला जो था डायगोनल एलिमेंट वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो जब नॉट इक्वल टू 0 होगा तो सिस्टम 2 के पहले इक्वेशन को a11 से डिवाइड कर लेंगे 1 बनाने के लिए। तो लिखा गया देन वी डिवाइड द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ सिस्टम 2 बाय a11, कि सिस्टम 2 के फर्स्ट इक्वेशन को a11 से डिवाइड कर लिए। क्यों किए, ताकि आप वहां 1 बना सके, और 1 क्यों बना रहे हैं, ताकि उसका मदद ले सके। तो हम 1 बना लिए डिवाइड करके। अब उसके बाद क्या करते हैं, उसी इक्वेशन 1 को, याद है 2 में से भी 1 ही को घटा रहे थे, याद है 2 में से भी 1 ही को घटा रहे थे 0 करने के लिए, 3 में से भी किसको घटा रहे थे, 1 ही को घटा रहे थे, बस गुना चेंज हो रहा था। यहाँ पे 2 1 मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे a31 मल्टीप्लाई कर रहे थे। अभी आपने देखा था यहाँ पे, देखिए तो भाई देखिए अभी हम यही बता रहे थे ना कि 3 में से घटा रहे थे 1 को, कैसे a31 मल्टीप्लाई करके, फिर यहाँ 0 करना था तो 2 में से घटा रहे थे 1 को, कब a21 मल्टीप्लाई करके। तो वही चीज यहाँ पे भी है कि क्या हम ये चीज करना है, मींस कि 1 को ही सबसे घटाना है, लेकिन मल्टीप्लाई चेंज कर रहे हैं। तो वही चीज लिखे हम यहाँ पे, क्या ये आपको ध्यान रखना है, क्या लैंग्वेज है थोड़ा। देन वी डिवाइड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ सिस्टम 2 बाय a11 से डिवाइड किए हैं हम। अच्छा देन वी सब्सट्रैक्ट, ये सब्सट्रैक्ट लिखा हुआ है, देन वी सब्सट्रैक्ट दिस इक्वेशन मतलब कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन 1 ही,
देन वी सब्ट्रैक्ट दिस इक्वेशन, मतलब इक्वेशन 1 को ही सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं आफ्टर मल्टीप्लाइड बाय a21 a31, देखिए a21 था फिर a31 था एंड an1 अंतिम वाले से भी जीरो करना है ना, तो वहां से an1 मल्टीप्लाई करेंगे और फ्रॉम सेकंड थर्ड डॉट nth इक्वेशन सक्सेसिवली वी गेट। क्या मतलब हुआ कि इस इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करने के बाद घटाएंगे 2 से 3 से और n से, nth इक्वेशन से। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग? बताइए। इक्वेशन 1 में पहले तो डिवाइड किए और फिर उसी इक्वेशन को डिवाइड करने के बाद जो 1 वाला बन गया था उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले a21 से फिर a31 से, फिर घटाएंगे सक्सेसिवली इसके साथ। तो भाई जब घटाएंगे तो क्या बन जाएगा, तो वही चीज लिखा हुआ था एक बार देखिए। देन वी डिवाइड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ सिस्टम 2 बाय a11 एंड देन वी सब्ट्रैक्ट दिस इक्वेशन आफ्टर मल्टीप्लाइड बाय a21 a31 an1 फ्रॉम सेकंड थर्ड एंड nth इक्वेशन सक्सेसिवली वी गेट। तो जब इतना सारा प्रोसेस करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो वहां तो 1 बन जाएगा लेकिन बगल में चेंज होगा, फिर सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो बहुत जगह चेंज होगा लेकिन बहुत जगह जीरो होगा, जहां हमें जीरो बनाना था वहां जीरो हो जाएगा। देखिए देन वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे इसे कोफिशिएंट में 1 हो जाएगा नो डाउट, लेकिन इधर चेंजेस आया रहेगा। पहले इसके पहले क्या था, इधर इसके पहले यहाँ पे देखिए, इसके पहले यहाँ पे क्या था, a11 x1 a12 x2 था, a1n x1 था, तो यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ 1 करने के चक्कर में इधर चेंजेस हुआ रहेगा, तो डैश कर देते हैं उसको हम। यहाँ पे क्या लिख देंगे जरा चेक कीजिए, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इधर तो 1 बन चुका है डिवाइड करने से, यहाँ बन गया a12 डैश a13 डैश a1n डैश, यहाँ a13 एक एक्स्ट्रा हम ऐड कर दिए क्योंकि डॉट डॉट में था वो। अब आते हैं, अब चूंकि इसके नीचे तो घटा घटा के हम सब जीरो कर दिए हैं ना, तो x1 वाला तो सब जीरो हो चुका है। देखिए तो यहाँ पे जो हम लोग चाह रहे थे कि इसको जीरो करना, इसको जीरो करना, ये तो सब जीरो हो गया, तो बचा कौन, ये सब बचा और इधर बचा, तो वही चीज हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो ये सब जीरो हो गया, बचा कौन, a22। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करके घटा रहे हैं तो चेंजेस तो इधर भी आया होगा, तो जब चेंजेस इधर भी आया था तो इसको भी हम डैश से ही लिखते रहे, a22 डैश a23 डैश x3 फिर a2n डैश xn फिर इधर b2 डैश। आ रहा बस समझ में। फिर इस तरीके से यहाँ पे भी डैश सब में दे दिए। अब फिर से वही प्रोसेस क्या करते हैं, अभी तो सिर्फ हमने एक स्टेप किया है, एक डायगोनल को यूज करके नीचे जीरो किया, अब क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे वापस। फिर से देखिए यहाँ पे, फिर से अब यहाँ पे 1 करेंगे, इसके मदद से नीचे जीरो करेंगे, सेम प्रोसेस वही है। तो भाई यहाँ पे भी वही बात, क्या आपको फिर से चेक करना हो कहीं यहाँ जीरो तो नहीं है, हो सकता है ना कि यहाँ जीरो बनाने के चक्कर में यहाँ भी जीरो बन गया हो, तो अगर यहाँ जीरो बन जाएगा तो किसी दो से इंटरचेंज कर देंगे हम, किसी दो से आपस में नीचे से इंटरचेंज कर देंगे, ऊपर से नहीं करेंगे, नीचे से ही इंटरचेंज करेंगे, तो ताकि हम यहाँ इसका मदद ले सके। तो भाई फिर से चेक करते हैं कि लेट a22 डैश इज नॉट इक्वल टू जीरो, मान के चलते कि जीरो नहीं है, तो जब जीरो नहीं होगा और अगर होगा तो चेंज कर लेंगे, और मान के चलते कि नहीं है तो क्या करेंगे, देन वी डिवाइड सेकंड इक्वेशन। देखिए तो इस सिस्टम 3 है, सिस्टम 3 का सेकंड इक्वेशन को किससे डिवाइड करेंगे, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या ये चीज क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि इस सेकंड इक्वेशन को, सिस्टम 3 के सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करेंगे पहले 1 बनाने के लिए। क्या बोला गया, देन वी डिवाइड सेकंड इक्वेशन ऑफ सिस्टम 3 बाय a22 डैश से डिवाइड करेंगे और उसके बाद इसी इक्वेशंस को घटाएंगे, किससे घटाएंगे जी आप लोग बताइए तो मुझे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर चेक करें तो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड इक्वेशन सेकंड इस तरीके से होगा ना, अगर आप चेक करें तो यही होगा ना, a32 x2 इस तरीके से होगा। तो हमें क्या करना होगा, इसके नीचे जीरो करना है, ध्यान रहे ऊपर जीरो नहीं करना है, हमें नीचे जीरो करना है। तो कैसे कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं कि घटाना होगा हमें, ये थर्ड इक्वेशन है तो थर्ड में से घटाना होगा 2 को, इसी की मदद लेना है, थर्ड में से 2 को घटाना होगा, कब मल्टीप्लाई करके, a32 मल्टीप्लाई करके, क्योंकि इसको जीरो करना है। फिर अंतिम के लिए क्या, an2 मल्टीप्लाई करके घटाएंगे, सेम प्रोसेस जो भी हमने फर्स्ट में करा। तो वही लिखा गया यहाँ कि देन वी डिवाइड द सेकंड इक्वेशन ऑफ सिस्टम 3 बाय a22 डैश एंड सब्सट्रैक्ट दिस इक्वेशन आफ्टर मल्टीप्लाइड बाय a32 डैश a42 डैश, a32 डैश a42 डैश, ठीक है, डॉट 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 an2, यहाँ पे डैश भी है, an2 डैश फ्रॉम थर्ड फोर्थ, देखिए ध्यान से, फ्रॉम थर्ड, ये थर्ड है, फ्रॉम थर्ड फोर्थ एंड nth इक्वेशन ऑफ सिस्टम 3। अरे बस वही पे, तो फिर से क्या होगा, फिर से चेंजेस आया रहेगा। ध्यान रहे कि इस बार इक्वेशन 1 में कुछ भी काम नहीं किए हैं, 2 में डिवाइड किया और 2 के नीचे लिए हैं, इसका मतलब ऊपर में कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो अब आगे क्या लिखेंगे, इतना करने के बाद वी गेट, लिखिए कि 10 वी गेट, क्या मिलेगा कि 10 वी गेट। अब मिलेगा कि x1 के नीचे तो सारा जीरो हो गया था नो डाउट, फिर x2 की जगह कोफिशिएंट 1 बन गया था, इसके नीचे भी जीरो कर दिए हैं अभी इतना प्रोसेस करने के बाद, लेकिन ऊपर में कोई चेंजेस नहीं आया था, एक बार डैश था। अब एक चीज नोटिस कीजिए
कि हमने क्या करा था, एक बार डैश यहाँ पहले से था, यहाँ पे भी एक बार डैश था, इधर भी एक बार डैश था, इधर भी एक बार डैश था, सब में एक बार डैश था। लेकिन अब जैसे ही डिवाइड किए, फिर आपस में मल्टीप्लाई घटाओ जोड़ घटाओ कर रहे हैं, तो फिर से एक बार और चेंजेस आएगा। तो क्या चेंज आएगा उसको दिखाने के लिए हम डबल डैश कर देते हैं। तो लिख देते हैं क्या, देखिए यहाँ पे हम बोल दिए कि इधर तो कोई चेंज नहीं आता है, सिंगल डैश है ऊपर में, इधर हो गया x2 और इधर डबल डैश हो गया, इधर भी डबल डैश, नीचे भी डबल डैश हो गया। अब फिर से क्या करेंगे, अब फिर से वही बात कि अब फिर से अब यहाँ पे काम करेंगे, a33 डबल डैश को 1 बनाएंगे, फिर उसकी मदद से उसके नीचे 0 करेंगे, डायगोनल के नीचे फिर 0 करेंगे, फिर उसके बाद अगर कोई और डायगोनल है तो उसको पकड़ के नीचे 0 करेंगे, फिर उसके बाद उसको और पकड़ के नीचे 0 करेंगे। तो यही चीज जब हम लोग करते जाएंगे तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि अपर ट्रायंगुलर सिस्टम बनते जा रहा है, लास्ट में सिर्फ ये बचेगा, है ना। तो आप एक बात बताइए मुझे आप लोग कि आखिर हम कितनी बार डैश यूज करेंगे, 2 बार डैश, फिर 3 बार डैश, फिर 4 बार डैश। तो इसीलिए जब आप क्या करेंगे कि रिपीटिंग दिस प्रोसेस वी गेट अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन एज फॉलोज, कि इसी प्रोसेस को अगर हम रिपीट करते रहें, बार बार रिपीट करते रहेंगे तो कैसा मिल जाएगा हमें सिस्टम। तो हमें सिस्टम मिलेगा कुछ इस तरीके से, यहाँ x1 कोफिशिएंट 1 नीचे 0, x2 कोफिशिएंट 1 नीचे 0, फिर x3 कोफिशिएंट 1 नीचे 0, लास्ट में क्या बचेगा CNN xn इक्वल टू dn। अब बोले कि ये Cn और Dn कहाँ से आ गया, तो चूंकि हम कितनी बार डैश यूज करेंगे इसीलिए एक नया कांस्टेंट ही इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं जिसका नाम है C और D। जैसे यहाँ पे था A11 डैश था, अब हम क्या यूज कर दे रहे हैं C12, नया कांस्टेंट। तो भाई जो भी कांस्टेंट बना वो उसका नाम दे दिए C12। तो इस तरीके से हम यहाँ पहुंच गए नए सिस्टम पे। अब भाई अंतिम क्या, इधर तो सब 0 हो चुका है, फिर अंतिम को इक्वेट कर लेंगे तो यहाँ से xn का वैल्यू मिल जाएगा। xn का वैल्यू क्या मिल जाएगा, dn बाई cnn, फिर एक मिला, फिर उसके बाद बैक सब्स्टिट्यूशन करके अगला मिलेगा, फिर दोनों को ऊपर पुट करेंगे और मिलेगा, फिर पुट करते जाएंगे, सारे वैल्यूज हमें मिल जाएंगे। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है कि द एबव फॉर्म इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर सिस्टम। अभी जो हम अपर ऊपर में जो फॉर्म था पिछले पेज में उसको कहते हैं अपर ट्रायंगुलर सिस्टम कहते हैं। तो वही चीज लिखा हुआ है, द एबव फॉर्म इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर सिस्टम, ठीक है, बाय विच या बाय बैक सब्स्टिट्यूशन वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। समझ पा रहे हैं, तो उसी सिस्टम से कैसे निकालते हैं, ये तो अभी तक थ्योरी पोर्शन था। ध्यान रखना है कि जब भी किसी भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ थ्योरी पोर्शन नहीं, उसके साथ साथ एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सब थ्योरी पोर्शन, और जब भी किसी टॉपिक को पढ़े तो पहले थ्योरी ही पढ़ें उसके बाद एग्जाम्पल्स। तो चलिए हमने थ्योरी डिस्कस करा है, मतलब अभी तक हम सिर्फ इतना बताना चाह रहे थे कि अगर कोई सिस्टम है, यहाँ पे मान के चलते हैं तो सिस्टम है, तो हम जैसे कि यहाँ पे हम आपको दिखाएं कि देखिए जैसे कि हम यहाँ पे आपको बताना चाह रहे थे कि अगर कोई सिस्टम इस तरीके से है तो इसको हम रखें यहाँ 1 बना के इसके नीचे 0, फिर डायगोनल को बना करके नीचे 0, फिर डायगोनल को बना करके नीचे 0, फिर अंतिम में सिर्फ अपने पास बचेगा ये वाला, ये बचेगा सिर्फ यहाँ पे ANN XN बचेगा, फिर यहाँ से ही निकाल लिए, फिर बैक करते गए, आंसर आ जाएगा। तो ये था अपना कंप्लीट मेथड था। अब चलिए एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं हम लोग इसमें। चलिए तो एग्जांपल्स क्या है, एग्जांपल्स देखिए यहाँ पे क्या होगा ना कि एक ही क्वेश्चन को हम लोग 2-3 तरीके से बना सकते हैं। जो हमने मेथड सीखा उस तरीकों को भी फॉलो कर सकते हैं और उस क्वेश्चंस को मैट्रिक्स फॉर्म में भी कन्वर्ट करके बनाया जा सकता है। दोनों ही तरीकों को हम डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन देखिए एक बार क्या है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड। कि एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यहाँ पे आपको दिख रहा है, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल्स में है और इसे हमें सॉल्व करना है गॉस एलिमिनेशन मेथड से। गॉस एलिमिनेशन मेथड आप समझ रहे हैं, डायगोनल के नीचे 0 करते जाना है, सभी को सारे डायगोनल्स के नीचे 0 करना है और फिर बैक सब्स्टिट्यूशन से वेरिएबल्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे एक तरीका ये है इस क्वेश्चंस के लिए, यहाँ पे देखिए हम लोग 2 तरीका कैसे कैसे फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कम टाइम टेकिंग होगा और जो कम पेचीदा होगा उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हालांकि अपने क्लासेस में ये दोनों ही मेथड्स बताए गए हैं। जो मैंने अभी डिस्कस करा था, क्या डिस्कस करा था मेथड्स में कि यहाँ पे 1 करेंगे, भाई ऑब्वियस है, एक्स का पहले वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 है, बड़ा सिंपल है। फिर इसके मदद से यहाँ 0 करना होता था, ये तरीका, फिर उसी के मदद से यहाँ 0 करना होता था, फिर बहुत सारा चेंजेस आया होगा, नया सिस्टम बन जाता था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते थे हम लोग, यहाँ पे 1 करेंगे, फिर इसके मदद से 0, फिर आगे, फिर अंतिम तो 2 ही, फिर तीसरा से वैल्यू निकलेगा, फिर बैक सब्स्टिट्यूट करके आंसर ले आएंगे। तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ता है। वो मेथड्स जो है वही चीज है। अब क्या है, एक बात को जरा समझिए कि जो अभी हमने यहाँ पे सीखा इसमें हम लोग कर क्या रहे थे कि यहाँ पे कांस्टेंट में चेंज आ रहा था, है ना। वेरिएबल्स जैसे क्या है कि वेरिएबल्स तो वही रहेगा, एक्स वाई जेड जो वेरिएबल्स है वही रहेगा, लेकिन कांस्टेंट में चेंज हो रहा था। जैसे आप ध्यान रहे कि सिर्फ ऐसा नहीं कि मल्टीप्लाई करें तो इधर करेंगे, पूरे से करेंगे, इधर 3 या 5 है, सब में चेंज आएगा। तो इसी चीज को हम जो मेथड हमने सीखा उसी चीज को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर मेथड को अप्लाई करते हैं। फर्क कुछ नहीं है, आंसर्स और सारा चीज प्रोसेस भी सेम है, बस
आपको समझना है कि उसी मेथड को अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, बस वेरिएबल्स को थोड़ी देर के लिए हटा दे रहे हैं, फिर लास्ट में वेरिएबल्स को ले आएंगे। कैसे करते हैं जरा देखिए, क्या लिखेंगे, द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ ax इक्वल टू b। देखिए इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम क्या कर रहे हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दे रहे हैं। क्या आपको पता है कि कांस्टेंट से हम निकाल के मैट्रिक्स A बना लिए और ये वेरिएबल्स x बन गया और ये बन गया b। तो लिखा गया द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ ax इक्वल टू b, कि इस फॉर्म में इस इक्वेशंस को लिख दिया गया है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन ऐसा था, मैट्रिक्स फॉर्म में हम लिख दिए, फिर ध्यान रहे लास्ट में वापस फिर से ले जाएंगे इसी फॉर्म में और वहां से आंसर करेंगे। आप चाहे तो बेसिक जो मैंने मेथड पे डिस्कस करा वही चीज ये भी करा जा रहा है, लेकिन बस क्या है अंतर कि हम इसको मैट्रिक्स में कर दे रहे हैं, फिर लास्ट में मैट्रिक्स से वापस इक्वेशन में ले आएंगे, वहां से आंसर करेंगे। तो इससे हम इसमें कर लिए, कुछ नहीं है, यही चीज है, मल्टीप्लाई कर देंगे वही आएगा। ठीक है, तो अब चलिए हम क्या करेंगे, अब आप लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा आर्गुमेंटेड मैट्रिसेस, क्योंकि अगर हम ऑपरेशन अप्लाई करते यहाँ पे, जरा समझिए, तो अगर हम यहाँ पे मान लेते इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते या इसको 3 से मल्टीप्लाई करते, तो क्या होता, पूरे में आरएचएस में भी और एलएचएस में भी चेंजेस होता ना, कांस्टेंट में चेंज होता। ऐसा तो नहीं होता ना कि वेरिएबल्स x का x स्क्वायर बन जाए, वेरिएबल्स वही रहेगा, चेंज होता कहाँ, कांस्टेंट में होता। इधर यहाँ कांस्टेंट जो है, यहाँ जो कांस्टेंट है, यहाँ जो कांस्टेंट है और ये जो कांस्टेंट है, सिर्फ कांस्टेंट में चेंज होता है। इसीलिए हम आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ले लेते हैं। कैसा, क्योंकि हमें चेंजेस यहाँ a में होता और इस कांस्टेंट में होता, तो इसीलिए इस दोनों को मिलाकर एक आर्गुमेंटेड मैट्रिसेस लिए हैं। आर्गुमेंटेड मैट्रिसेस आप लोग पढ़े होंगे क्लासेस में, हाँ, सेमेस्टर्स 1 वगैरह में। तो देखिए हम क्या किए, a में चेंज होना था और लास्ट b में चेंज होना था, तो हम ab का आर्गुमेंटेड ले लिए। और ab मतलब क्या, 1 - 1 2 1 2 3, 1 - 1 1 2 3, 3 - 4 - 5, 3 - 4 - 5, और ये क्या था 3 5 13, 3 5 - 13, इस तरीके से लिख दिए। अब अपना काम वही है, क्वेश्चन ही है, बस वेरिएबल्स को थोड़ी देर के लिए हटा दिए हैं। ठीक है, हम काम वही कर रहे हैं। आप चाहे तो वो मेथड भी जा सकते थे, है वही चीज, बस थोड़ा सा अंतर है। तो क्या किया गया, ये चीज कर लिया। अब अपना काम क्या है, यहाँ 1 बनाना होता था, पहले से 1 दिया हुआ है, इसके मदद से यहाँ 0 और यहाँ 0, यही ना, बताइए कैसे करेंगे। तो ऑपरेशंस आप पकड़िए, ऑपरेशंस क्या कर सकते हो आप यहाँ पे, तो आप यहाँ पे ऑपरेशंस कर सकते हैं। चूंकि हमें R2 में सेकंड रो में 0 करना है, तो क्या कर सकते हैं, R2 में R1 को घटा दीजिए। अगर सेकंड में 0 करना है तो R2 में से R1 को घटा दीजिए। तो भाई R2 में से, अब ध्यान रहे कि चेंज किस में कर रहे हैं, सिर्फ R2 में कर रहे हैं चेंज, तो ध्यान रहे कि ऊपर में कुछ भी छूछा नहीं करेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे कुछ भी कर देंगे, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा। जो चेंजेस है तो सिर्फ और सिर्फ यहीं पे चेंज है, R2 में चेंज होगा। अब फिर R3 में 0 करना, तो क्या कर सकते थे, R3 में से घटा दीजिए, R3 में चेंज कर रहा है तो R3 यहाँ, R3 में से घटा दीजिए R1 को। क्या नॉर्मली सिर्फ घटेगा, नहीं, किससे मल्टीप्लाई करना होगा 1 को, 3 से, तो 3 से गुना करके घटाना होगा, तब ना वहाँ 3 होगा, 3 में से 3 जाएगा 0 बचेगा और फिर इधर चेंजेस आएगा। तो क्या करेंगे, इसको जरा देखिए क्या लिखा मैंने कि R2 में चेंज किया R2 - R1 और R3 में चेंज किया R3 में से 3 - R1। जब आप चेंज करेंगे तो इधर जो रिजल्ट आएगा यहाँ तो 0 हो जाएगा। और जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे 1 में से 1 गया 0, यहाँ पे अब क्या भाई R2 में से R1 गया तो 2 में से -1 जाएगा, तो 2 में से -1 घटेगा तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, फाइनली आ जाएगा 3। यहाँ पे हो जाएगा 3 हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे 3 में से 2 घटेगा, 3 में से 2 गया 1, 5 में से 3 किया तो बचेगा 2, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यहाँ 5 में से 3 गया तो 2, ये चेंज होगा। फिर यहाँ पे क्या करना था, R3 में 3R1, तो -4 में घटाना है 3 टाइम्स ऑफ -1, यही ना, R3 - 3R1, तो R3 जगह पे -4 है, माइनस फिर 3 इंटू करना है, फिर ये R1 करना है, तो 3 की जगह 3 और R1 की जगह माइनस, तो करेंगे तो माइनस माइनस कितना, -3 और यहाँ पे है माइनस, तो फाइनली कितना आ जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे जो आंसर आएगा वो देखिए, ये चीज हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से जो आंसर आएगा आपका -1 आ जाएगा। आप चेक कर लीजिए, माइनस यहाँ से -3 और माइनस माइनस +3 और -4 और +3 की बात करें तो -1 आंसर आ जाएगा। तो वही चीज हमने यहाँ पे लिख दिया, -1, इसका -11, इसका -22 आ जाएगा। अब देखिए ये चीज हमने कर लिया, इसके नीचे सारा 0 कर लिया है। अब क्या करना है भाई, इसके जगह पे 1 बनाइए और नीचे 0 कर दीजिए। अच्छा 1 हम लोग क्यों बनाते थे, ताकि उसका मदद ले पाए, और मदद क्यों लेना चाह रहे थे, ताकि उसके नीचे 0 कर पाए। तो जब आसानी से ही 0 हो जाएगा तो जरूरी नहीं है कि 1 बना ही देना है। ठीक है, अगर 1 बनाने जाएंगे तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो आप कोशिश करेंगे कि क्या बिना 1 बनाए आंसर आ सकता है क्या, तो बिल्कुल आ सकता है, यहाँ पे इस छोटे से क्वेश्चन के लिए आ सकता है।
तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम यहाँ पे ऐसा कर दें कि इसको हमें यहाँ 0 बनाना था, यहाँ पे 0 बनाना है, तो क्या कर लीजिए R3 में 3R3 इसी को 3 से गुना कर दीजिए, -1 है ना, 3 में क्या है -1 है, यही 0 करना था, तो इसी को 3 से गुना कर दिया तो क्या बन जाएगा -3 बन जाएगा, क्या 3 से गुना कर देंगे तो ये -3 बन जाएगा और ऊपर में +3 है, जोड़ दीजिए फिर, तो R3 में चेंज कीजिए -3R3 प्लस R2 को जोड़ दीजिए, यहाँ 0 हो जाएगा, तो फिर सेम वही चीज R3 में यहाँ 3 से गुना करना पड़ेगा, फिर इसको जोड़ना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा, इसको फिर जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी करना है तो इधर भी करना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ R3 में 3R3 प्लस R2 करेंगे तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, पर यहाँ पे 11 33 -33 और फिर +1 तो -32, फिर इसको 3 बार करेंगे तो कितना होगा 66, -66 प्लस 2 -64, ये हो जाएगा। अब देखिए डायगोनल के नीचे 0, ये 0, ये, अब इसको जब हम वापस, अभी ध्यान रहे कि अभी हम a x b इसी फॉर्म से वापस लेकर आए थे, फिर से जब हम वापस लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि 10 वी हैव, यहाँ पे लिख देखिए 10 वी हैव, इस तरीके से जब वापस इस आर्गुमेंटेड को हम फिर से वापस मैट्रिक्स फॉर्म a x b में लिखेंगे तो a अपना ये है, यहाँ से यहाँ तक a है, देखिए तो ये a है और ये है b अपना और x वेरिएबल्स है, तो a x इक्वल टू बी के फॉर्म में लिख दिए। आपको ये सब जो हम बाद में रफ कर रहे हैं उसको नहीं लिखना है, ये हम समझा रहे हैं, ठीक है ना। तो x इक्वल टू बी के फॉर्म में लिख दिए। अब कुछ नहीं, वापस अब आपको पता है कि फिर से वापस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, इसको जब आप लोग सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, ये कोफिशिएंट होता है 1 इंटू एक्स एक्स माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 3, फिर 0 इंटू एक्स 3y प्लस जेड इक्वल टू 2, फिर यहाँ तो 0 0, फिर -32 z इक्वल टू -64। तो इससे जब आगे बढ़ेंगे तो ये क्या बन गया, x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 3, 3y प्लस जेड इक्वल टू 2, -32z इक्वल टू -64, रिलेशन 1 to 3 मान दीजिए। अब भाई बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन से बन चुका है, अब बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन से सारा काम हो जाना है, तो अब क्या कर लेंगे, फ्रॉम 3 सबसे लास्ट वाले से क्या कर लेंगे, जेड का वैल्यू मिल जाएगा क्या, ये पहले तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये मन में आपको कैंसिल करना, दिखाना नहीं है कैंसिल करके, तो ये माइनस ये तो कैंसिल हो गया, फिर जेड का वैल्यू क्या है, ये नीचे जाएगा तो 64 डिवाइडेड बाई 32 वैल्यू आ जाएगा 2, क्या है फ्रॉम 3 वी हैव जेड इक्वल टू 2, एक का वैल्यू आंसर मिल गया मुझे। अब क्या करेंगे, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ जेड, कि इस जेड का वैल्यू ऊपर पुट कीजिए 2 में, तो क्या मिलेगा, जेड पुट करें तो वाई मिल जाएगा, तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ जेड इनटू वी हैव 3y प्लस जेड, तो जेड इक्वल टू 2, तो 3y प्लस 2, अब ये प्लस 2 जब उधर जाएगा तो 2 माइनस 2 0, तो क्या हो जाएगा 3y इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू कितना 0, तो मतलब ये इंप्लाई कर गया y इक्वल टू 0। देखिए एक z मिल चुका था और एक y मिल चुका है। अब क्या करेंगे हम लोग कि z का और y का फिर ऊपर पुट करेंगे, देखिए यहाँ पे पुट, यहाँ से z मिला ऊपर पुट किया, यहाँ से 2 मिल गया ऊपर पुट कर रहा है, तो नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ z एंड y इन 1 वी हैव, z और y का वैल्यू 1 में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, x माइनस वाई की जगह पे 0, फिर 2 इंटू जेड, 2 की जगह पे 2 है और जेड की जगह पे 2 फिर से लिख दिए, जेड का वैल्यू 2 था, पुट किया तो x का वैल्यू कितना आ गया, देखिए 2 जब 4 उधर गया तो 4 में से 3 गया तो 1, तो x का वैल्यू कितना आ गया 1। तो आप देख रहे हैं एक वैल्यू यहाँ पे मिल गया, एक वैल्यू यहाँ पे और एक वैल्यू यहाँ पे, तो thus x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये हो गया सॉल्यूशंस। अब देखिए ध्यान से, ये तो मैंने एक छोटा सा प्रॉब्लम्स आपको डिस्कस करे आपके साथ, अब और भी प्रॉब्लम आपको खुद से बनाने हैं, और एक बात का बड़ा ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही आंसर आएगा, एक क्वेश्चन के एक से अधिक भी आंसर हो सकते हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है, आपका आंसर सही हो सकता है, इसके अलावा भी हो सकता है आपने दूसरा ऑपरेशन अप्लाई करा हो तो आपको दूसरा आंसर आ जाए, तो आंसर सही है। आप आंसर चेक कैसे कर सकते हैं, आपके पास जो क्वेश्चन में 3 इक्वेशन दिया होता है, 1 2 3 इक्वेशन था, देखिए तो यहाँ पे जो आपके पास ये जो 3 इक्वेशंस थे, आप चेक कर लीजिए क्या ये तीनों इक्वेशन में आपका जो आंसर आया है पुट कर रहा है तो सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे एक्स वाई जेड का वैल्यू, अभी हमारे पास क्या था, हमारे पास एक्स का वैल्यू था 1, वाई का वैल्यू था 0 और जेड का वैल्यू था 2, पुट करके देखिए, एक्स यहाँ पे 1 माइनस 0 यहाँ पे 2, क्या 3 आ रहा है, तो पुट करके देखिए तो 1 माइनस 0 प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू क्या 3 आना चाहिए, तो देखिए तो 3 आ रहा है क्या 1, और इधर क्या हो गया 1 और ये प्लस 4, ऐसा है क्या कुछ, तो ये 1 अपने x का वैल्यू है, y का वैल्यू कितना था, तो इस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हैं। तो शायद ये अपना आंसर क्या है यहाँ एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। तो आंसर जो अपना है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए x का वैल्यू ये, z का वैल्यू 2, तो क्या आना चाहिए था, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं, z इक्वल टू 2 है और x का वैल्यू जो होगा भाई -1 होगा। ये चीज देखिए, अभी मुझसे भी छोटा सा मिस्टेक हो रहा था, क्या मिस्टेक हो रहा था, तो यहाँ पे मिस्टेक ये था कि अब बताइए यहाँ पे -1 होगा ना, यही मिस्टेक था भाई। देखिए क्या था
2 इंटू 2 4 और 4 उधर जाएगा तो क्या होगा, x इक्वल टू होगा 3 माइनस 4 ना, तो कितना वैल्यू आएगा, -1 आ जाएगा। तो देखिए अभी जब हम लोग चेक कर रहे थे तो ये मिस्टेक हो रहा था ना, अभी ये मिस्टेक हमें कैसे पता लगा कि भाई मेरा आंसर गलत है, तो इसलिए पता लगा क्योंकि हम जब यहाँ पुट कर रहे थे तो वो 3 नहीं आ रहा था, तो भाई आंसर कितना है, -1 है। और कहाँ से छूट रहा था वो -1, आपको पता है, अभी हम बताया कि -1 वो छूट रहा था, तो भाई ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे -1 आप देखिए, तो -1 + 4 कितना आ गया, 3 आ गया, जो कि RHS है, सेटिस्फाई कर गया। सिर्फ इसी को नहीं, इसको भी करेगा सेटिस्फाई, इसको भी करेगा, आप लोग चेक कर लीजिए। तो ये अपना आंसर हो गया। क्या आंसर यहाँ पे आप लोग चेक कर लेंगे, आंसर जो है, तो आंसर क्या है यहाँ पे, x इक्वल टू, आप इसको सही कर लीजिए, x इक्वल टू जो आंसर है वो है x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो उम्मीद है सभी बच्चों को ये समझ में आया होगा, और अगर कहीं पे भी डाउट आता है तो मुझसे आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, आप कंप्लीट कोर्सेज के लिए आप हमारे चैनल्स को फॉलो कीजिए, हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, धनबाद मैथ्स अकेडमी, है ना। चलिए मिलते हैं अब हम लोग किसी अगले वीडियोस में। थैंक यू।